अब इसमें आप भाग 2 में इतिहास का अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पाठ समझाऊंगी मैं आज आपको। ये पाठ बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लगेगा। ये इस साल आपका सोशल का कोर्स बदल चुका है, इसलिए आप सभी से ये अनुरोध है कि आप लोग नई बुक मार्केट से परचेज कर लें। और पहली ये है 2 भाग में बंटा हुआ है। पहला है ये भारत और समकालीन विश्व भाग 2। भाग 1 आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये भाग 2 10वीं में लगेगा इस बार। और दूसरी बुक है समकालीन भारत। ये 2 किताब 10वीं क्लास की है, आप नई किताबें खरीद लें। और पहला अध्याय आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, जिसका मैं समझाने जाऊंगी। और जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, पूरा लेसन आप पढ़ेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसे आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। आपने 9th क्लास में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था, जो 1789 ईस्वी में हुई थी। और उसके यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आप 10वीं क्लास में पढ़ेंगे। इसमें आपका पहले पेज पर एक चित्र दिया हुआ है, जो फ्रेडरिक सारियू, जो एक विश्वव्यापी फ्रांसीसी कलाकार थे, इन्होंने चित्र बनाया है, जिसमें ये चित्र में 4 चित्र जुड़े हुए हैं। इसमें ये महिला एक मशाल लिए हुए हाथ में खड़ी है। आप पहले पेज पे पेज नंबर अध्याय 1 जो शुरू हो रहा है वहीं पर देखिए। जो जैसे भारत में हम भारत माता का हम सम्मान करते हैं और एक लेडीज़ के रूप में उनका मूर्ति का वो करते हैं कि भगवान के रूप में पूजते हैं, उसी तरह से इन्होंने ये जो लेडीज़ इसमें बनी हुई है उसमें वो मशाल लिए हुए आज़ादी का प्रतीक मानी गई है। ये जो लेडीज़ है वो आज़ादी का प्रतीक है। सन 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने यह चित्र बनाया था, जिसमें सपनों का एक संसार रचा। जो ये जो चित्र है वो सपनों में सजाया हुआ था, इन्होंने सोचा भी नहीं था इसके बारे में, इससे पहले ही इन्होंने ये चित्र बना दिया था। ये जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना हुआ है। इस चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाई दे रहे हैं। इसमें स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए ये सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिला का रूप प्रदान किया करते थे ये लोग ये प्रतिमा को। तो आपने ये ज्ञानोदय की मशाल की पहचान सकते हैं, जो हाथ में ये मशाल लिए हुए है। ये मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं, जिसमें आपने इसमें लोगों के मुकुट और राजाओं के ये नीचे जो दिखा हुआ फेंका हुआ दिख रहा है, ये राजाओं के मुकुट और अवशेष पड़े हुए हैं लोगों के, ये दिखाई दे रहे हैं। इसमें 4 भाग है इस चित्र में। नीचे ये लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो इसमें जो देश आज़ाद होता जा रहा है वो आगे बढ़ता जा रहा है, और जो लोग सबसे पीछे हैं उस देश की जनता गुलाम है, अभी आज़ाद नहीं है। और इसमें ऊपर जो चित्र बना हुआ है, इसमें ईसा मसीह और ये सभी देवी देवताओं का है, जो स्वर्ग से ये सभी कुछ देख रहे हैं। ये सभी लोगों को, नीचे जो लोग हैं उनको देख रहे हैं, ये सभी देवी देवता हैं। तो इस तरह से इस चित्र की कल्पना की थी ये चित्रकार ने। इस तरह से जो नया शब्द है वो अंस्टन रेनन राष्ट्र सबसे पहले राष्ट्र क्या है, फ्रांसीसी दार्शनिक अंस्टन रेनन ने 1882 में सापान विश्वविद्यालय में एक व्याख्या दी थी, जिसमें राष्ट्र के बारे में उन्होंने समझाया था। राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है।
ये राष्ट्र जो के रहने वाले लोग समान भाषा बोलते हैं, समान नस्ल और धर्म को अपनाते हैं। ये पुराने लोगों का विचार था। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा की चरम बिंदु होता है। राष्ट्र लंबे प्रयासों और त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। इसमें एक नया शब्द प्रयोग किया गया है, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब होता है एक प्रत्यक्ष मतदान, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्र की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। सबसे पहले विचार 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उसके प्रभुसत्ता जनतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। उसके बाद फ्रांस में अनेक कदम उठाए गए। फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो गई। पितृभूमि, जिसे ले पेटर या नागरिक ली सिट्यूइन के विचारों ने एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त करने के विचारों पर बल दिया। यहाँ पर एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। उसके बाद नई स्तुति, नई शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ। इसके भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए गए। फ्रांस और यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने के लिए मदद मिलेगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, तो छात्र तथा शिक्षित मध्यम वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अन्य अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया। सन 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्र के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता का नाम दिया जाने लगा, इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी का स्वाद लिया। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून सबके लिए बना है। मानक भार तथा नाप और राष्ट्रीय मुद्रा से इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं के आवागमन में सहूलियत मिलेगी। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया, जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थीं। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना ने जबरन भर्ती हो रहे नुकसान और प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। पेज नंबर 7 पे एक चित्र बना हुआ है, जिसमें राइनलैंड का डाकिया लाइप्ज़िग से आते हुए सब कुछ गंवा देता है। ये दिखाया गया है। उसके जो थैला है, उसकी झोली है, उससे चिट्ठियाँ गिर रही हैं। इसमें ये दर्शाया गया है कि वह हार कर वापस घर आ रहा है। अगला टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार हुआ?
18वीं सदी के यूरोप के नक्शे में देखें तो उसमें राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसा कि आज है, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे जब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। अब इसमें देखते हैं कि ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना हुआ था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और स्वीडन जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग के जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी के आधे लोग मयार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोगों के अधीन व्यवस्था में रहते थे। इस तरह उस समय भी भाषा की विभिन्नता थी। अब नया टॉपिक है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप में जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे। ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। बाकी उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता था। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े हुए थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से बहुत छोटे थे, बहुत कम थे। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक ही थे। किराएदार और छोटे काश्तकार जो थे वो खेती करते थे, जबकि पूर्वी मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। भूदास मतलब जमीन के लिए जो खेती करते थे, जो गुलाम बना के रखते थे, जिनको खेती करने के लिए उन्हें भूदास कहा जाता था। उसके बाद पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि हुई। वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। अगला टॉपिक है उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। उदारवादी यानी लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल लेबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। यहाँ सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, लेकिन महिलाओं को मताधिकार नहीं था। उन्हें वयस्क नहीं माना जाता था। वे पिताओं और पतियों के अधीन थीं। उन्हें अवयस्क का दर्जा दिया गया था। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क ज़ालवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। अब अगला टॉपिक है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। रूढ़िवाद शब्द का अर्थ है ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। इसे रूढ़िवाद कहते हैं। उसके बाद सन 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रेलिया जैसे यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, ये यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। पेज नंबर 11 पर एक चित्र बना हुआ है, चिंतकों का क्लब। 1820 के आसपास बनाया गया यह चित्र है।
ये एक व्यंग्यकार ने बनाया है। इसमें बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा है, आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। और दाईं तरफ लिखा हुआ है, इसे पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए, सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहर बांटे जाएंगे। मतलब यहाँ पर इस क्लब में किसी को भी बोलने नहीं दिया जाएगा, जिसको बोलना है वही बोलेगा। इसके साथ ही अगला टॉपिक है क्रांतिकारी, वो मैं बाद में समझाऊंगी। आप इस किताब को ध्यान से पढ़ें।